हेलो स्टूडेंट, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। क्लास 12 IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए में अपन ने फंक्शन कंप्लीट कर लिया था। फंक्शन की शीट का डिस्कशन हो रहा था। दिस इज द शीट ऑफ फंक्शन, इसका अपन डिस्कशन कर रहे थे। इस शीट के डिस्कशन में जो है अपन एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो निकाल लीजिए फंक्शन की शीट। जिसके पास ये शीट नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी है, वहाँ पे जाके आप जो है शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए निकाल लीजिए शीट। अपन स्टार्ट करते हैं शीट एक्सरसाइज 2। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट अपन देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया है y = √ cos 2x और प्लस दिया हुआ है √ 16 - x²। बोला गया है इसका डोमेन अपन को निकालना है। तो अपन का कंसेप्ट ये है कि दो फंक्शन का एडिशन है, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास नोट्स में भी कर रखा है। पहले अपन इसका डोमेन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16 - x² > 0, x² - 16 < < 0। तो x की वैल्यू -4 से लेके +4। अपन ऐसा करते हैं, इस इंटरवल में अपन cos 2x > 0 कब होगा वो निकाल लेते हैं। तो cos 2x अगर > 0 है तो 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। 2x की वैल्यू अगर x -4 से +4 है तो 2x की वैल्यू -8 से +8 है। -8 से +8 के बीच में अपन को जो है देखना है cos 2x पॉजिटिव कब होता है। अच्छा, 8 जो होगा वो कहाँ होगा भाई, 2 पाई 3 पाई है ना। 2 पाई ये देखें अपन, 8 की वैल्यू कहाँ होगी। 8 की वैल्यू 2 पाई से तो बड़ी होगी, ठीक है। तो भाई ये अपने पास 2 पाई जो है इससे तो बड़ी होगी, 3 पाई से छोटी होगी, सही है। तो इसके बीच में आता है 5π/2। 5π/2 से बड़ी होगी कि छोटी होगी। तो अगर मैं 5 × 1.57 करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है 8 से छोटी आएगी, क्योंकि अगर 16 होता ना, 16 × 5 1.6 × 5 8 होता, तो इसकी वैल्यू 8 से छोटी आएगी। तो 8 जो है 5/2 के बाद में लाई करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ इस तरफ भी 3 पाई और इस तरफ -3 पाई तक ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। चलिए हम बनाते हैं। ये मैंने y एक्सिस पे ले लिया 1 और ये मैंने ले लिया -1। ये आ गया 1, ये -1, ये 0। अब हमारे पास ये आ गया π/2, ये आ गया पाई, ये आ गया 3π/2 और ये आ गया 2 पाई, ये आ गया 5π/2 और ये आ गया 3 पाई। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास -π/2, ये हो जाएगा माइनस का पाई, ये हो जाएगा -3π/2 और -2 पाई। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा -5π/2 और -3 पाई। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो cos x का ग्राफ बनाना है तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा अपने पास। कुछ ऐसा बनेगा। अब हमारे पास जो है 2x की वैल्यू -8 से +8 है, तो 8 की वैल्यू 5π/2 और 3 पाई के बीच में लाई करेगी। तो अपन कहते हैं मान लीजिए 8 ये लाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट आएगा, है ना। 8 पे ये वाला पॉइंट आएगा। सिमिलरली -8 भी जो है -5π/2 और -3 पाई के बीच में लाई करेगा, -8 पे ये वाला पॉइंट आएगा। अब जो है -8 से +8 तक का जो ग्राफ है वो अपना है, तो ये वाला ग्राफ पूरा अपना होगा, यहाँ से यहाँ तक का। आगे का ग्राफ सपना होगा, उसको अलग कर दे रहे हैं। अब इस केस में cos 2x पॉजिटिव > 0 कब है, इस वाले इंटरवल में है और इस वाले इंटरवल में है और इस वाले इंटरवल में है। अगर इस इंटरवल में है, ठीक है, तो अगर मैं देखूं 2x की वैल्यू क्या क्या है। 2x की वैल्यू यहाँ ये वाला है -5π/2 से -3π/2। तो ये अपने पास है -5π/2 से -3π/2। यूनियन अगर अपन देखेंगे तो ये है -π/2 से +π/2, ये है -π/2 से लेके +π/2। और यूनियन देखेंगे तो 3π/2 से 5π/2, 3π/2 से लेके 5π/2। अब ये 2x की वैल्यू है, हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी अपने पास, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/4 से -3π/4। यूनियन हो जाएगा -π/4 से +π/4। यूनियन हो जाएगा 3π/4 से लेके π/4। तो दिस इज द फाइनल डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो नोट करिए भाई, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हम देख रहे हैं।
माइनस 5π/4 से माइनस 3π/4, माइनस π/4 से प्लस π/4, एंड बस थोड़ा सा एक अपन ने गलत किया है, ये ना हमारे पास क्या था 3π/2 से ये क्या था 5π/2, अपन ने π/2 लिखा था, तो ये 5π/4 आएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया ये। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अपन ने कर लिया, अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट अगर अपन देखें, थोड़ा सा लंबा सा लॉग वाला क्वेश्चन है। बोला गया है log बेस 7, फिर इसके नंबर में है log बेस 5, फिर इसके नंबर में है log बेस 3, फिर इसके नंबर में है log बेस 2, फिर इसके नंबर में है 2 × x का पावर 3 प्लस है 5x² माइनस है 14x। बोला गया है इसका डोमेन निकालिए। तो इसका डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले अपन ये देखें ये डिफाइन कब होगा। तो ये डिफाइन जब होगा, सबसे पहली बात तो जब ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 2x³ प्लस 5x² माइनस ऑफ 14x इज ग्रेटर देन 0। फिर अगली बार ये पूरा पॉजिटिव होगा, तो 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो जब ये पॉजिटिव होगा, जब 3 यहाँ जाएगा 3 का पावर 0 1, और 2 का पावर 1 क्या जाएगा 2। और जब ये पॉजिटिव होगा, ये पूरा पॉजिटिव होगा, 5 का पावर 0 1, फिर 3 का पावर 1 3, फिर 2 का पावर 3 8, ये केस होगा। तो ये सेम चीज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 8। तो इसका जो कॉमन होगा, जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 8। तो हमें जो सॉल्व करना है वो हमें क्या सॉल्व करना है, 2x का पावर 3 प्लस 5x² माइनस ऑफ 14x माइनस ऑफ 8 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें, मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ। x की वैल्यू अपन ने पुट करी 2 पुट करी तो ये हो गया 8 × 2 16, 2 पुट करी तो ये हो गया हमारे पास 5 × 4 20, 2 पुट करी तो ये माइनस का 28 एंड माइनस ऑफ 8। तो ये तो 36 होगा प्लस का और माइनस का, इसकी वैल्यू आ रही है 0। तो एक रूट तो इसका आ गया 2, एक रूट 2 है, मतलब इसका जो फैक्टर है वो क्या आ जाएगा x - 2। तो x - 2 आ गया, ये 2x³ है, ये x है, तो क्या जाएगा 2x²। अब 2x × -2 हो जाएगा -4x², और चाहिए प्लस 5x² है, तो प्लस 9x² और करना पड़ेगा। और प्लस 9x² कब आएगा, जब हमारे पास यहाँ हो जाएगा 9x। तो ये प्लस 9x² हो जाएगा और ये माइनस का 18x हो जाएगा। आ गया है -18x, चाहिए है -14x, तो प्लस 4x और कर देंगे। प्लस 4x कब हो जाएगा, जब ये प्लस 4 होगा। तो ये प्लस 4x और ये -8, तो फैक्टराइज हो गया, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब इसको जो है अपन और थोड़ा सा फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा x - 2, ये हो जाएगा 2x² प्लस 8x प्लस x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो एक तो हो जाएगा x + 4, दूसरा हो जाएगा 2x + 1, और तीसरा फैक्टर x - 2 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर अपन इसे करते हैं तो ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, सबसे छोटा -4 आएगा, फिर आ जाएगा -1/2, फिर आ जाएगा 2। हॉलो सर्कल हॉलो सर्कल हॉलो सर्कल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अपने पास जो है पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 से लेके -1/2 बोथ ओपन, यूनियन हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी। तो दिस इज द फाइनल डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो नोट करो भाई, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि फर्स्ट का सेकंड -4 से -1/2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट करें भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का थर्ड बोला गया एक फंक्शन है f(x) = ln √ (x² - 5x - 24 - x - 2) बोला गया इसका डोमेन निकालिए। तो पहली कंडीशन तो ये लगेगी कि ये जो अंडर रूट के अंदर सामान है x² - 5x - 24 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये लगेगी कि ये जो लॉग का नंबर है x² - 5x - 4 - x - 2 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से तो हमारे पास हो जाएगा x² - 8x प्लस 3x - 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने पास हो जाएगा x - 8 × x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अपन देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -3 और आ जाएगा 8, ये इक्वालिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट। तो x की वैल्यू हो जाएगी -∞ से लेके -3, यूनियन आ जाएगा
8 से लेके इन्फिनिटी, ये अपने पास आ जाएगा। ये अपन ने क्या किया, इनइक्वालिटी नंबर 1 जो है उसका रिजल्ट निकाल लिया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये x-2 उस तरफ जाएगा और स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो x² माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन x² प्लस 4x प्लस 4 आएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -9x और माइनस ऑफ 8 शुड बी ग्रेटर देन 0 आएगा, तो 9x प्लस 8 शुड बी लेस देन 0 आएगा, x शुड बी लेस देन -8/9। ये सेकंड वाला पार्ट होगा। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये अपने पास है इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। सबसे छोटा तो अपने पास आएगा -3, फिर अपने पास आ जाएगा -8/9, फिर अपने पास आ जाएगा 8। पहला वाला कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, यूनियन कह रहा है 8 से लेके इन्फिनिटी, और दूसरा वाला कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके -8/9। तो कॉमन पार्ट किया जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके -3। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नोट करें भाई, फर्स्ट का थर्ड पार्ट आ गया अपने पास। फर्स्ट का थर्ड माइनस इन्फिनिटी से -3 बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ करते हैं। इसमें हमारे पास जो fx है, fx की वैल्यू ली है log, बेस में है 100x और नंबर में हमारे पास है log x टू द बेस 10, log x टू द बेस 2 इंटू log x टू द बेस 10 प्लस 1/-x। चलिए अपन देखते हैं। तो सबसे पहला तो अपन इसका बेस की बात करें, तो बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 100x शुड बी ग्रेटर देन 0। बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो 100x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। फिर नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 इंटू log x टू द बेस 10 प्लस 1/-x शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर जो है log में जो x होता है, ये x पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0। फिर उसके बाद जो है डिनोमिनेटर का x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये अपने पास कहानी है। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थर्ड को, क्योंकि मेहनत थर्ड में ही है, बाकी सब तो आसान है। तो अगर अपन देखें, ये थर्ड वाला हमारे पास है 2 इंटू log x प्लस 1/-x, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस 1/x शुड बी लेस देन 0। अब अगर हम देखें तो यहाँ से तो अपने पास 0 आएगा क्रिटिकल पॉइंट, और इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 10 का पावर -½ आएगा, है ना। इसको 0 रखेंगे तो -1 -½ 10 का पावर -½ मतलब 1/√10, तो पॉजिटिव होगा। तो ये 0 और ये 10 का पावर -½ तो यहाँ पे इक्वालिटी होगी 0 0, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई यहाँ से, ये आ गई 0 से लेकर 10 का पावर -½ बोथ ओपन। ये अपने पास थर्ड वाला आ गया। तो मैंने थर्ड वाला यहाँ पे लिख लिया, बाकी सब मैं वहीं पे कर लूँगा। थर्ड वाला अपने पास आ गया 0 से लेके 10 का पावर -½ बोथ ओपन। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन जो है इन सब का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो देखें भाई, ये अपने पास है 0 और ये है 1/√10 या 1/10 का पावर -½ अब पहला वाला कह रहा है 100x पॉजिटिव। 100x पॉजिटिव जब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। दूसरा कह रहा है x 100x नॉट इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/100 नहीं होना चाहिए। तो 1/100 की वैल्यू क्या होगी, 1/100 की वैल्यू 0 के पास में आएगी, है ना। तो ये यहाँ पे होगी 1/100। तो ऑल रियल नंबर हो एक्सेप्ट 1/100 हो, ये दूसरा वाला हो गया। तीसरे वाले का तो अपन निकाल ही चुके हैं। तीसरा वाला क्या कह रहा है, 0 से लेके 1/√10। चौथा वाला कह रहा है x पॉजिटिव हो, ऊपर ही लिख दिया, x नॉट इक्वल टू 0, वो भी हो गया। तो कॉमन पार्ट तो ये वाला आ रहा है। तो कॉमन पार्ट अगर अपन देखें तो 0 से लेके तो आएगा 1/100 बोथ ओपन, और यूनियन हमारे पास आ जाएगा 1/100 से लेके 1/√10। दिस शुड बी द आंसर। तो अपन चेक करते हैं भाई, आंसर से मैच कर लें पहले पीछे से। तो फर्स्ट का फोर्थ है ना, फर्स्ट का फोर्थ अगर देखें तो 0 से 1/100 बोथ ओपन, और 1/100 से 1/√10 बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए, दिस इज फर्स्ट का फोर्थ, बिल्कुल सही आंसर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा हो गया था, फोर्थ। अब फर्स्ट का अपन करते हैं फिफ्थ।
फर्स्ट का फिफ्थ जो है एफ एक्स की जो वैल्यू है ये एक बड़ा सा अंडर रूट है, इस अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस 10 और अंदर हमारे पास है ln स्क्वायर ऑफ x माइनस 3। तो भाई सीधी सी बात है, ये कब डिफाइन होगा, जब अंडर रूट का जो सामान है ये पूरा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इंटू ln स्क्वायर ऑफ x माइनस 3, तो मैं से ln x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू हो जाएगा ln ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जाएगा 5, यहाँ से जाएगा माइनस 2। अच्छा देखो, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये तो होल स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब इस चीज़ की वैल्यू है ना x, इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब x माइनस 3 की वैल्यू 1 होगी। x माइनस 3 की वैल्यू 1 कब होगी? जब x इक्वल टू 4 होगा। तो बस x इक्वल टू ये अपन अलग कर दें तो केवल x इक्वल टू 4 हमें आंसर में ऐड करना है, और ये चीज़ भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये -2 है, ये 5 है, तो ये चीज़ जो पॉजिटिव हमारे पास होगी वो हमारे पास कुछ ऐसी होगी कि x की वैल्यू हो जाएगी -∞ से लेके -2 और -2 पे क्लोज, और यूनियन हो जाएगा 5 से ∞। सही है, और यूनियन अपने पास हो जाएगा 4, क्योंकि 4 अपन ने लिया था। लेकिन अब एक समस्या ये है कि ये जो चीज़ है ये डिफाइन कब होगा? लॉग जब x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, तो x शुड बी ग्रेटर देन 3। तो अगर मैं इन दोनों का कॉमन पार्ट लूँगा तो क्या आएगा? तो बेसिकली 3 यहाँ आएगा ना, तो कॉमन पार्ट लूँगा तो यही वाला पार्ट आएगा, है ना। 4 भी यहाँ कहीं होगा, तो 4 भी आ जाएगा और 5 से लेके इन्फिनिटी भी आ जाएगा। तो हमारे पास जो कॉमन पार्ट आएगा वो फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ का आंसर चेक करता हूँ तो फर्स्ट के फिफ्थ का आंसर 4 एंड 5 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। इसके बाद देखिए फर्स्ट का सिक्स। फर्स्ट के 6 में हमारे पास दिया है 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लॉग बेस में है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, और नंबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ सेक ऑफ साइन x, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक ऑफ साइन x। तो इसका डोमेन निकालना है, तो इसका डोमेन D1 निकालेंगे, इसका D2 निकालेंगे, इसका D3 निकालेंगे, इसका D4 निकालेंगे, और चारों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने पास आंसर आएगा। तो चलिए एक एक करके अपन निकालते हैं। पहला वाला है y अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो जो x है उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकती है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये हमारे पास है 0, ये है 1। बोल रहा है भाई 0 ना हो और 0 से लेके 1 ना हो। तो अगर मैं देखूँ क्या बचा हमारे पास, -∞ से 0 बचा, यहाँ डार्क है तो यहाँ ओपन, और 1 से लेके इन्फिनिटी बचा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई -∞ से लेके 0, यूनियन हमारे पास आ गया 1 से लेके इन्फिनिटी। तो D1 जो हमारे पास बचा डोमेन नंबर 1, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास -∞ से लेके 0, और यूनियन आ गया हमारे पास 1 से लेके इन्फिनिटी। तो नोट कर लीजिए भाई, ये D1 आ गया। D1 के बाद फिर अपन निकालते हैं D2। अब जब अपन D2 निकालेंगे तो D2 में हमारे पास जो y है इसकी वैल्यू है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 10 अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो पहली कंडीशन तो लगेगी कि नंबर है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 10 है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका जो d अपन ने देखा तो d इसका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये तो हो जाएगा ऑल रियल नंबर, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हो जाएगा जो नंबर है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये लेस देन 1 हमेशा ही होता है ना। तो यहाँ से ये x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और थर्ड पार्ट हमारे पास आ गया 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नॉट इक्वल टू 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो तीनों का अगर हम कॉमन पार्ट लेंगे तो x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारे पास जो D2 आएगा वो कहेगा x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया, D2 आ गया। अपन D3 निकालेंगे। D3 अगर अपन निकालेंगे तो हमारे पास जो y है इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस मॉड x। तो ये जब डिफाइन होगा जब 2 माइनस मॉड x शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब मॉड x माइनस 2 शुड बी लेस देन 0 होगा। तो x की वैल्यू जो है वो -2 से +2 बोथ ओपन होगी। तो यहाँ से हमारे पास D3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा x की वैल्यू -2 से +2 बोथ ओपन। ये मैं खूब अच्छे में लिख रहा हूँ, आपको
नहीं भी दिखाई दी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना लिख लीजिएगा D1 D2 D3 अलग से, है ना। अब मैं आऊँ D4 के बारे में। तो D4 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो y है इसकी वैल्यू है 1/√ऑफ sec ऑफ sin x। तो सवाल ये है कि जब x ग्रेटर बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा तो sin x की वैल्यू जो है वो -1 से +1 होगी। तो अगर हम sec x का ग्राफ देखते हैं, sec x का अगर अपन ग्राफ देखते हैं तो sec x में जो वैल्यू इनपुट होगी, अगर मैं -π/2 से +π/2 में देखता हूँ ग्राफ, तो ये ग्राफ होता है। लेकिन अब इसमें इनपुट क्या होगा, केवल -1 से +1। तो अगर मैं -1 से +1 में देखता हूँ ग्राफ, तो ये हमारे पास sec x का ग्राफ आएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 से लेके sec 1 होगी। मतलब ऑलवेज ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, तो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। तो D4 का जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। अब ये जो चारों डोमेन अपन ने निकाल लिए हैं, इनका जो कॉमन पार्ट है वो अपना आंसर होगा। चलिए अपन निकालते हैं चारों डोमेन। तो ये अपने पास है इन्फिनिटी, ये -∞, तो ये अपने पास आ गया -2, फिर आ गया -1, फिर आ गया 0, फिर 1, फिर 2, है ना। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना ज़्यादा अच्छा रहता है, जब अपन इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उससे गलतियाँ नहीं होती हैं। अब पहला वाला पार्ट कह रहा है -∞ से लेके 0, 0 पे क्या है ओपन, और 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 पे क्या है डार्क। दूसरा कह रहा है सब कुछ हो जाए, ऑल रियल नंबर हो जाए, बस इंटीजर ना हो, -2 पे हॉलो हो, -1 पे हॉलो हो, 0 पे हॉलो हो, 1 पे हॉलो हो, 2 पे हॉलो हो। तीसरा कह रहा है -2 से +2 हो केवल, और चौथा कह रहा है ऑल रियल नंबर हो। तो अगर हम देखें तो कॉमन पार्ट क्या है, एक तो ये वाला है, इसमें 1 2 3 4 चारों हैं, है ना। ये नहीं है, नहीं है ना, ये देखो कहाँ है, इसमें जो है ना ये भी पूरा है, इसमें भी 1 2 3 4 ये भी पूरा आ जाएगा, और 1 2 3 4 ये भी पूरा आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाए -2 से लेके -1 बोथ ओपन, यूनियन हो जाए -1 से लेके 0 बोथ ओपन, यूनियन हो जाए 1 से लेके 2 बोथ ओपन। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये अपन ने फर्स्ट का 6 किया है। एक बार आंसर चेक कर लें फर्स्ट के 6 का। तो फर्स्ट के -2 से -1, -1 से 0, 1 से 2, वेरी गुड। ये फर्स्ट का 6 हो गया। चलिए मिलते हैं फिर अपन आगे, नोट कीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, हम फंक्शन का शीट का डिस्कशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 अपन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है रीड एज सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। सेकंड में जो है 4th पार्ट है, तो अपन सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन है x - 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इक्वल टू हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ऑफ 1। ये कहा गया है, बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज़ ऑफ x। तो इसको सॉल्व करने वाले जो है x की सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसको अपन लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, और ये अपने पास हो जाएगा x माइनस 2, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर इस तरफ आता है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर कॉमन आएगा तो x माइनस 2 + 1 से x माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 अगर कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन हो जाएगा, और x इक्वल टू 1 अपने पास एक सॉल्यूशन हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 2 हो जाएगी। तो अगर हमसे वो क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। सेकंड का फर्स्ट अगर हम देखें तो सेकंड के फर्स्ट हमसे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो इन दोनों का अगर अपन यूनियन लेंगे तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू 1 से लेकर 2 1 पे क्लोज होगी। तो इसमें कितने रियल सॉल्यूशन है भाई x के, बताओ कितनी रियल वैल्यूज़ x होंगी इस इंटरवल में, 1 से लेके 2, 1 पे क्लोज 2 पे ओपन, इसमें कितनी रियल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो साफ साफ दिख रहा है इनफाइनाइट रियल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आंसर ऑफ सेकंड का फर्स्ट इज इनफाइनाइट रियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, चेक कर लेना आंसर की, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हो गया, नोट करिए। नंबर सेकंड का फर्स्ट अपना हो गया है। अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन
एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दी है और बोला गया है इन द इंटरवल 0 से लेके 3, यहाँ पे x की जो वैल्यू है x बिलोंग्स टू है वो है 0 से लेके 3 बोथ क्लोज। ये अपने पास क्वेश्चन है। अब अगर ये अपने पास क्वेश्चन है तो बोला गया है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो यार देखो बात ये है कि 0 से 3 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो तो वेरिएबल रहेगा, क्योंकि 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 से लेके 2 में जो है वो 1 होगी, 2 से लेके 3 में जो है वो वैल्यू 2 होगी और 3 पे वैल्यू जो है वो 3 होगी। तो हम कैसे करें? तो हम ऐसा करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो फंक्शंस के फॉर्म में। इसे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन एक्स स्क्वायर माइनस 3x का ग्राफ बनाते हैं, ये अपन एक ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x का, और दूसरा ग्राफ अपन बनाते हैं y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x का। और ये इंटरवल अपन 0 से 3 में ग्राफ बनाते हैं। जब अपन 0 से 3 में इसका ग्राफ बनाएंगे तो अपन देख लेंगे भाई दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने पॉइंट पे उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि x इंटू एक्स माइनस 3 लिखा है, तो इसका एक रूट 0 होगा और एक रूट 3 होगा, और 0 से 3 इंटरवल दिया है। तो अगर हम देखें तो इसका जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा। ये एक रूट इसका 0 होगा और दूसरा रूट अपना होगा 3। ये y एक्सेस हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ये y एक्सेस हो जाएगी और ये x एक्सेस हो जाएगा। सही बात है। तो ये अपना इसका ग्राफ होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर अपन ग्राफ देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अलग अलग होगी भाई। 0 से लेके 1 में अगर अपन वैल्यू देखेंगे तो 0 से लेके 1 में इसकी वैल्यू 0 होगी, फिर 1 से लेके 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू -1 होगी। जब हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट 2 से लेके 3 की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू जो है वो -2 होगी। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन जो है उससे भी किया जा सकता है, मतलब विदाउट यूजिंग ग्राफ भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अपन ग्राफ से करते हैं। तो ग्राफ से अगर अपन करते हैं तो हमारे पास पहले ग्राफ देखें, ये 0 ले लिया, ये 3 ले लिया। अच्छा, बीच में हमारे पास क्या आएगा? 1.5 आएगा बीच में, है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। इस तरफ 1 लेंगे, इस तरफ 2 ले लिया, तो ये अपने पास हो गया। अगर अपन 1.5 रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है? तो 1.5 रखेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 3/2, रखेंगे तो यहाँ 3/2, और 3/2 -3 मतलब -3/2, तो ये वैल्यू तो अपने पास -9/4 आएगी। 1 रखेंगे तो 1 और 1 - 3 इज़ -2, तो 1 रखने पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू क्या जाएगी भाई? 1 रखने पे वैल्यू -2 आएगी, और 2 रखने पे 2 और 2 - 3 -1, तो 2 रखने पे भी वैल्यू -2 ही आएगी। तो ये अपने पास फाइनली ग्राफ होने वाला है। तो एक जगह -1 भी ले लेते हैं अपन, -1 भी कहीं हो रहा होगा, जहाँ भी हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर अपन देखें, है ना, अब ग्राफ बनाए अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का। x की वैल्यू जब 0 से लेके 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x 0 होगा। तो 0 पे होगा डार्क, 1 पे होगा ओपन, और 0 से लेके 1 ये अपना ग्राफ ऐसा चलेगा। फिर जब x की वैल्यू 1 से लेके 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और माइनस आगे लगा है तो क्या हो जाएगा? -1। मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, और 1 से लेके 2 तक इसका जो ग्राफ होगा वो वैल्यू -1 ही देगा, और 2 पे ओपन हो जाएगा। अच्छी बात है। फिर 2 से लेके 3 तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, आगे माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा? -2। तो 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? -2, और 2 से लेके 3 तक अगर आएंगे तो वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी? -2, 3 पे हो जाएगा ओपन, और 3 पे वैल्यू क्या होगा? 3 पे हो जाएगा, 3 रखेंगे तो अपने पास -3, तो भाई 3 और आएगा, और माइनस आगे लगा तो -3, तो 3 पे वैल्यू हो जाएगी -3। तो भैया ये जो ग्राफ है, अच्छा ये 0 से 3 के बीच में ग्राफ बनाना था इसका, तो ये अपन ने अलग कर दिया। तो इन ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं? तो देखो भाई, एक तो ये आ रहा है 0 पे और एक ही आ रहा है 2 पे, केवल 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, है ना। एक 0 पे आ रहा है और एक 2 पे आ रहा है। ये 0 x = 0 पे और x = 2 पे, तो केवल 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं इसके। तो जो इसका आंसर होगा, अगर अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के 2 होंगे, तो आंसर जो हमारे पास इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो नोट कर लो पहले यहाँ तक। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर हम बिना ग्राफ का करना चाहें तो कैसा होगा? तो अपन यहाँ तक तो कर लेंगे, 2 अपन फंक्शन बना लेंगे, एक y = x × x - 3, एक y = माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अपन केस बनाएंगे। अब
पहला केस बनाएंगे जब हमने x की वैल्यू बना दी 0 से लेके 1। जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास x² माइनस 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब अगर हम x² माइनस 3x को 0 पुट करेंगे तो दो वैल्यू आएंगी, एक x = 0 और एक आ जाएगी x = 3। अब 0 से लेके 1 0 पे क्लोज, इंटरवल में 0 तो होगा लेकिन 3 नहीं होगा, तो 3 रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक सॉल्यूशन आ गया। फिर दूसरा सॉल्यूशन अपन बना देंगे जब x की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1, तो हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे जब अपन वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या जाएगी 3 + माइनस √ b² मतलब 9 माइनस 5 √5 हमारे पास आ जाएगा ये 3 + माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से 1 से लेके 2 के बीच में कौन सा होगा भैया, तो अगर मैं प्लस लेता हूँ तो √5 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पॉइंट समथिंग, तो 3 + 2 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 से बड़ी, तो प्लस वाला साइन वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा। माइनस लेंगे तो 3 - 2 पॉइंट समथिंग नेगेटिव आएगा तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो दोनों केसेस में रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर तीसरा केस अपन लेंगे जब x की वैल्यू हो जाएगी 2 से लेके 3। जब x की वैल्यू 2 से लेके 3 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x इस तरफ लाएंगे +2 = 0। तो साफ साफ दिख रहा है भाई ये तो फैक्टराइज हो रहा है। ये आ जाएगा हमारे पास x - 1 × x - 2 = 0, तो यहाँ से एक आएगा -1, तो x = 1 जो आएगा वो 2 से 3 में होता नहीं है, x = 2 यहाँ से आएगा वो 2 से 3 में है, तो यहाँ से एक आंसर हमारे पास x = 2 आ जाएगा। फिर तीसरा एक x = 3 रख के देखो, अगर अपन x = 3 रखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 9 - 6 मतलब 3, लेकिन यहाँ -3 आएगा 3 = -3, तो x = 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर केवल दो आए, एक x = 0 और एक x = 2। तो अगर हम बिना ग्राफ के करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नोट कर लो भाई। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ऑफ 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x की रेंज क्या होगी, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो भाई देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अपन थोड़ी देर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को ले लेते हैं t। जैसे ही मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को t लिया तो ये अपने पास हो जाएगा t² प्लस 3t माइनस ऑफ 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा t² प्लस 5t माइनस ऑफ 2t माइनस 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा t + 5 इंटू हो जाएगा t - 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू हो जाएगी -∞ से लेके -5 और यूनियन हो जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी। मतलब अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जो t है वो लेस देन इक्वल टू -5 होगा और t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये लिखा हुआ है। अब t वह तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर ये लेस देन इक्वल टू -5 होता है और t जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है तो क्या कहानी होगी, सही बात है। तो कुछ हमारे पास ये कहानी होगी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है ये पता करो कि -5 कब होता है। -5 जब होता है जब इसकी वैल्यू -5 से -4 हो जाए, ऐसा होता है। तो यहाँ हमारे पास जो है -5 के केस में -5 से -4, फिर -6 के केस में -6 से -5 ऐसा आएगा। सबका यूनियन लेंगे तो x इज़ लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, s इज़ लेस देन -4 आएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो x क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही आएगा, क्योंकि 2 से 3 में 2, फिर 3 से 4 में, सही है ना भाई। ग्रेटेस्ट x अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसकी वैल्यू अपन लेंगे 2, 3, 4, 5। जब 2 लेंगे तो x की वैल्यू 2 से लेके 3 हो जाएगी, जब 3 लेंगे तो इसकी वैल्यू 3 से लेके 4 हो जाएगी, जब 4 लेंगे तो इसकी वैल्यू 4 से लेके 5 हो जाएगी। सबका यूनियन लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इक्वालिटी आएगी क्योंकि 2 पे तो इक्वालिटी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी। तो x बिलोंग्स टू हमारे पास आ जाएगा -∞ से लेके -4 और यूनियन आ जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 पे क्लोज। दिस इज़ द फाइनल आंसर, तो नोट कर लो भाई इसको। इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। बोला गया है इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर -5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0 देन फाइंड द रेंज ऑफ x की रेंज निकालना है। तो भाई अगर मैं ऐसा करूं
कि मैं इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी देर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को t पुट कर दूं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है t² माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। इसको मैं फैक्टराइज कर दूं तो ये लिखा है t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 की वैल्यू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो है t की एक वैल्यू आ गई 2 और t की दूसरी वैल्यू आ गई 3। यहाँ तक अपने पास आ गया। अब t की वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अगर t की वैल्यू 2 है इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 2 होता है तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 से लेके 3, 2 पे क्लोज। और दूसरा केस अपन देखें तो हमारे पास t की वैल्यू है 3। अब t की वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 3 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 से लेके 4, 3 पे क्लोज। तो ये हो जाएगा 2 से लेके 3 यूनियन 3 से लेके 4। अगर हम इसका यूनियन को लिखते हैं क्लब करके तो ये 2 से लेके 4 आ जाएगा और 2 पे क्लोज आ जाएगा। सही है, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th हो गया, ये नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें तो बोला गया है आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ फंक्शन विच आर आइडेंटिकल। भाई दो फंक्शन हमारे पास दिए हैं, एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x). f(x) की वैल्यू गिवन है सिग्नम फंक्शन ऑफ x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4, ये f(x) है। और g(x) के बारे में गिवन है कि भाई g(x) की जो वैल्यू है, g(x) की वैल्यू है e का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये अपने पास है। बोला गया इनमें से ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं कि नहीं। तो आइडेंटिकल की अपन ने कंडीशन देखी थी कि आइडेंटिकल में अपन क्या करते थे, सबसे पहले दोनों फंक्शन का डोमेन निकालते थे। डोमेन अगर दोनों फंक्शन का इक्वल आता है फिर मैं दोनों फंक्शन को अपन सिंप्लीफाई करते थे। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट एक्सप्रेशन अगर सेम आता है तो हम कहते थे ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं, मतलब हम डोमेन और एक्सप्रेशन चेक करते थे। तो ये शायद बहुत आसानी है भाई। अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x देखें अगर, तो ग्रेटेस्ट सिग्नम फंक्शन ऑफ x देखें तो सिग्नम फंक्शन ऑफ x के बारे में अपन को ये पता है कि इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन इसकी रेंज -1, 0 और +1 होती है। -1 होता है जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है, 0 होता है जब x की वैल्यू 0 होती है, और 1 होता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे सिग्नम फंक्शन के अंदर x² माइनस 3x प्लस 4 है, तो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा। तो हमारे पास डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर आ गया, क्योंकि ऑल रियल नंबर ये एक्सेप्ट करेगा, उस पर जो भी वैल्यू देगा वो ऑल रियल नंबर का सबसेट ही होगी, तो सिग्नम उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम देखें x² माइनस 3x प्लस 4 के बारे में। तो अगर हमारे पास है x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4, ठीक है, हमारे पास है x² माइनस ऑफ 3x प्लस 4, ये हमारे पास है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो रहा है 9 माइनस 4ac, मतलब ऑब्वियस है नेगेटिव आ रहा है। तो इसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव है, मतलब ग्राफ नंबर 3 बनेगा। ग्राफ नंबर 3 बनेगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो कंसेप्ट ये है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे सिग्नम फंक्शन ये ग्रेटेस्ट x² माइनस 3x प्लस 4 की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो सिग्नम फंक्शन के अंदर जो इनपुट हो रही चीज़ वो ऑलवेज पॉजिटिव है, और जब सिग्नम फंक्शन के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ इनपुट होती है तो इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो f(x) को सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर हमारे पास आया ये 1 आ गया। तो f(x) का डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो गया, और f(x) को सिंप्लीफाई करने पे 1 आ गया। पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना आपने नोट कर लिया होगा। अपन g(x) के बारे में बात करते हैं। अब अगर हम g(x) के बारे में बात करें तो g(x) हमारे पास है e का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो तो कोई भी रियल नंबर ले सकता है। भाई होगा क्या, जो हमारे पास x है वो x जा रहा होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मसाला के अंदर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मसाला के अंदर अगर जा रहा होगा तो जो आउटपुट आ रहा होगा वो आ रहा होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ रहा था ये जा रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मसाला के अंदर। तो बाहर आ रहा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर ये जा रहा था e का पावर मसाला के अंदर, तो आउटपुट हमारे पास आ रहा था e का पावर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये दैट इज़ y या g(x). तो हमें यहाँ पे देखें, हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो x की वैल्यू एनी रियल वैल्यू ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे ऑल रियल वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन वैल्यू देता है केवल 0 से लेके 1,
0 पे रहता है ओपन। तो जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये चीज़ इनपुट होती है 0 से लेके 1 0 पे ओपन, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो अपन 0 यहाँ पुट कर देंगे तो e का पावर 0 1 आएगा। तो y एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा 1। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर आ गया। डोमेन ऑफ g क्या है? ऑल रियल नंबर। और gx को सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो भाई सीधी सी बात दिख रही है कि जब डोमेन ऑल रियल नंबर है इसका gx का और डोमेन ऑल रियल नंबर है fx का, fx को सिंप्लीफाई करने पे जो है वो 1 आ रहा था और gx को भी सिंप्लीफाई करने पे 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है इसका डोमेन, दोनों का डोमेन तो इक्वल है और दोनों के एक्सप्रेशन की वैल्यू भी इक्वल है और डोमेन इक्वल है और एक्सप्रेशन इक्वल है। तो दीज आर द आइडेंटिकल फंक्शन। तो यस दिस पेयर इज आइडेंटिकल फंक्शन। तो आंसर यस दिस इज आइडेंटिकल, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज थर्ड का फर्स्ट, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, इसके बाद अपन थर्ड का सेकंड करते हैं। अब थर्ड का सेकंड अगर अपन देखें तो हमारे पास जो fx है, fx की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। और जो gx है, gx है 10x। अब देखो gx तो बहुत ही आसानी से 10x दे रखा है, इसको तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है और इसके डोमेन में भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसका डोमेन तो सीधा सीधा अपन को पता है कि इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। तो ऑल रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2, ये जो है ये अपना इसका डोमेन आ जाएगा। जो भी अपन को कारनामे करने हैं वो करने हैं fx के साथ। तो fx के साथ अपन कारनामे करने स्टार्ट करें। सबसे पहली बात तो अपन इसका डोमेन निकालें। डोमेन निकालेंगे तो कंडीशन ये होती है कि जो अंडर रूट के अंदर सामान होता है, भले वो कुछ भी हो, यहाँ पे है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया दोनों तरफ। तो ये cos 2x माइनस 1 अपॉन cos 2x प्लस 1 हो गया और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो cos 2x है, अगर आप चाहें तो पहले cos 2x और t मान के सॉल्व कर लें, तो आप इतना इनइक्वालिटी अभी तक आने लगी होगी। cos 2x की वैल्यू होनी चाहिए -1 से +1। 1 तो हो सकती है लेकिन -1 नहीं हो सकती। -1 इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि -1 जो होता है वो डिनोमिनेटर को 0 कर देगा अगर cos 2x -1 हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे कंक्लूजन पे पहुंचूं तो हमारे पास cos 2x की वैल्यू सब कुछ हो जाएगी, बस cos 2x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। ये अपन इसके डोमेन के बारे में पहुँचे। अब ये cos 2x की वैल्यू -1 कब होगी? तो cos 2x की वैल्यू, cos x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस पे तो 1 होती है, नेगेटिव x एक्सिस पे -1 होती है। और नेगेटिव x एक्सिस में क्या मतलब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो अपन ये कह सकते हैं जो 2x है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 पाई। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2। क्या बात है भाई। तो हमारे पास जो इसका डोमेन आ गया वो आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2। बहुत बढ़िया। तो देखो क्लियरली दिख रहा है ये हमारे पास डोमेन ऑफ f है और ये जो आपको दिख रहा है ये डोमेन ऑफ g है। ये दोनों इक्वल हैं, डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g साफ साफ दिख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं। तो पहली कंडीशन तो हो गई अपने पास डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g इक्वल है। अब दूसरी कंडीशन होता है सिंप्लीफाई करने के बाद जो उनका अपीयरेंस होगा वो भी इक्वल होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए। तो पहले इतना नोट कर लो, अपन ने दोनों का डोमेन इक्वल प्रूव कर दिया। अब अपन ने इसे सॉल्व किया। सॉल्व अगर अपन ने इसे किया तो हमने देखा 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल होगा, tan स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये मॉड ऑफ tan x आ जाएगा। अब देखो भाई x की वैल्यू अगर हम कहते हैं ऑल रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2 है तो इस इंटरवल में tan x पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन के साथ भी ओपन होगा। मतलब अगर हम कह सकते हैं तो हमारे पास जो fx है ना, fx इसकी वैल्यू प्लस tan x भी आएगी और माइनस tan x भी आएगी। माइनस tan x जब आएगी जब हमारे पास tan x की वैल्यू नेगेटिव होगी और प्लस tan x जब आएगी जब हमारे पास tan x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन gx की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज tan x ही होगी, चाहे tan x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो लो भाई समझ में आ गया, अपीयरेंस सेम नहीं है, fx का अपीयरेंस ये है, gx का अपीयरेंस a है। तो जब tan नेगेटिव होगा तो ये माइनस tan x, ये प्लस tan x, अपीयरेंस सेम कैसे होगा?
तो अपन कह सकते हैं इनका डोमेन तो सेम था बट इनका अपीयरेंस सेम नहीं है, मतलब ये फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। दीज आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ नॉट द आइडेंटिकल फंक्शन। नोट कर लो भाई यहाँ तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, बोला गया है f एक फंक्शन है R2R में, f एक फंक्शन है R2R में, और fx की जो वैल्यू है ये है x² + 4x + 30, और ये है x² -8x + 18। तो बताओ भैया ये फंक्शन जो है 1 1 होगा, मैनी 1 होगा, है ना, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव बोथ और नन, ठीक है, मतलब 1 1 होगा, मैनी 1 होगा, ऑन 2 होगा कि इन 2 होगा, क्या होगा ये अपन को पता करना है। तो देखो यार अपन को ये पता था कि अगर अपन को 1 1 मैनी 1 पता करना है तो अपन क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसका साइन चेक करें। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का जो साइन है वो आता है पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसका मोनोटोनिक होगा, और मोनोटोनिक होगा तो फंक्शन 1 1 होगा, नहीं तो मैनी 1 होगा। फिर अपन इसकी रेंज निकाल लें। अगर रेंज जो है वो इक्वल टू है ऑल रियल नंबर, मतलब इसका कोडोमेन, तो फिर वो ऑन 2 होगा, नहीं तो फिर वो इन 2 होगा। चलिए अपन भी करने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ दोनों का डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूँ। तो दोनों का डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं चेक करता हूँ तो हमारे पास जो है ये डिस्क्रिमिनेंट ऊपर वाले का 16 -4 × 30 नेगेटिव है ना भाई। ऊपर वाले का अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो मेरे पास 16 -4 × 30 मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये चीज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव होगी, अच्छी बात है। फिर मैं नीचे वाले का डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो नीचे वाले का डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 64 -4 × 18, अरे ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा। तो देखो भाई ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव, मतलब इसकी रेंज जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो ना आएगी, ये बात तो क्लियर है। अब रेंज अगर पॉजिटिव आएगी और कोडों में ऑल रियल नंबर दिया है तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया, सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो गया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये फंक्शन ऑन 2 तो ना होगा, ये फंक्शन इन 2 होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन इन 2 हो गया, ये पहली चीज़ हो गई। चलिए फिर अपन 1 1 मैनी 1 देखते हैं। अब 1 1 मैनी 1 देखने के लिए भाई फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, दोनों के जो है डी नेगेटिव हैं, तो फैक्टराइज तो होगा नहीं, जैसे ही अवस्था में दिया है इसी अवस्था में जीवित रहेगा ये। तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल देता हूँ, इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालता हूँ और माइनस इन्फिनिटी पे। देखो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जैसी अपन यहाँ पुट करेंगे ना तो ये अपने पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला केस बनेगा। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले केस को लॉ ऑफ लव से करते हैं। लॉ ऑफ लव ये कहता है जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म है ना उसको अपन ले लो कॉमन। तो अगर मैं हाईएस्ट पावर वाले टर्म को कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 1 + 4/x + 30/x², और यहाँ अपने पास हो जाएगा 1 - 8/x + 18/x²। अब जब मैं यहाँ इन्फिनिटी रखूँगा तो ये टर्म 0, ये 0, ये 0, तो आंसर क्या जाएगा, f इन्फिनिटी की वैल्यू 1। सिमिलरली जब माइनस इन्फिनिटी रखूँ तब भी 0 आएगा तो इसकी वैल्यू 1। ओ हो। अब भैया बात ये है कि फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी पे टेंडिंग टू 1 थी और माइनस इन्फिनिटी पे भी टेंडिंग टू 1 थी, तो इसका मतलब है ये ऐसे तो नहीं हो रहा होगा कि डिक्रीजिंग है तो नीचे जा रहा है या इंक्रीजिंग है तो ऊपर आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये लौट के कहीं आ रहा होगा ना, ऐसा लौट के आने वाला कहानी है। भावना समझ में आई भाई? कंसेप्ट ये है कि इन्फिनिटी पे भी वैल्यू सेम हो रही, माइनस इन्फिनिटी पे भी वैल्यू सेम हो रही। एक्स की 2 वैल्यू पे वाई की अगर एक वैल्यू आ रही तो मैनी 1 तो यहीं से हो गया ना भैया, तो ये फंक्शन मैनी 1 भी होगा। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन नॉट इंजेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव, ऐसा होगा, ये मैनी 1 और इनटू होगा। देखो यार डिफरेंशिएट करके तो कर ही सकते हो, वो तो एक मतलब है ही तरीका, लेकिन इतनी लंबी दुनिया करने के लिए या ग्राफ बनाने के लिए जितना मेहनत करने के लिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मेहनत हो जाएगी वो, तो अपन ने सस्ते में इसको निपटा दिया, तो आंसर आ गया नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। बिल्कुल सही है। ये जब फोर्थ के ना 5 पार्ट हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट था फोर्थ का ए, ये हो गया है ना। अब फोर्थ का बी करेंगे अपन, तो पहले इतना नोट कर लो, फोर्थ का ए हो गया। अब देखो फोर्थ का बी,
बोला गया एक फंक्शन एफ है, ये डिफाइन है आर से लेके आर, और एफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स की पावर 3, यहाँ लिख लेते हैं ना, एफ एक्स की जो वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू है एक्स का पावर 3 माइनस ऑफ 6x² प्लस 11x माइनस 6। बताओ भैया, मान 1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है। तो देखो यार, एक चीज़ तो अपन को पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ ऑड ऑर्डर रहता है ना, तो उसकी रेंज हमेशा ऑल रियल नंबर रहती है। तो ये क्यूबिक है, इसका भी ऑर्डर ऑड ही है, ऑड है तो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर होगी, तो रेंज ऑल रियल नंबर होगी और कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है, तो ये फंक्शन ऑन 2 तो पहले नंबर हो गया है ना, ऑन 2 में तो कोई शंका थी नहीं। ठीक है, वही कंसेप्ट याद है ना, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज हैज़ ऑलवेज रेंज इज ऑल रियल नंबर, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड ऑर्डर हैज़ रेंज इज एक्स वाई बिलोंग्स टू -∞ से +∞। तो भाई ये तो ऑन 2 हो गया। अब इंटू मैनी वन के लिए अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने f' लिख लिया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया x³ का 3x², x² का होगा 2x, और 6 × 2 हो जाएगा 12x, और 11x का हो जाएगा 11। ये अपने पास आ गया। अब भाई इसकी कहानी समझने के लिए अपन को अगर साइन देखना है कि भाई ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, तो अपन d निकाल लो। हमने d निकाला, d हमारे पास है 12² माइनस ऑफ 4 × 3 × 11। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, ये चीज़ 12 × 12 है और ये चीज़ 12 × 11 है, तो ऑब्वियस है ये चीज़ पॉजिटिव आएगी। और अगर पॉजिटिव आई f' की वैल्यू, है ना, ये d की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो f' का ग्राफ, f(x) का ग्राफ नहीं, f' का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है कि 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। और ऐसा ग्राफ बनेगा तो f' का साइन यहाँ पॉजिटिव भी होगा, यहाँ पॉजिटिव भी होगा, यहाँ नेगेटिव भी होगा, यहाँ 0 भी होगा, सब होगा। तो f' का जो साइन है वो पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। मतलब f(x) जो है जब वो इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा है। मतलब f(x) एक नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, और नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हमेशा कैसा होता है, मैनी वन होता है। तो ये हमारे पास कैसा हो गया भाई, मैनी वन मतलब नॉट इंजेक्टो, और ऑन 2 मतलब बट सब्जेक्टो। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, नॉट इंजेक्टो बट सब्जेक्टो। ये हो गया फोर्थ का बी, नोट कर लो भैया। फोर्थ का सी करते हैं अपन। तो फोर्थ का सी अगर अपन देखें तो इसमें एक फंक्शन एफ है, और ये एफ हमारे पास डिफाइन है आर से आर, और एफ अगर हमारे पास आर से आर है तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स इसकी वैल्यू है x² प्लस x प्लस 5। क्या है, x² प्लस x प्लस 5 इंटू हमारे पास है x² प्लस x माइनस 3। बताओ भैया ये कैसा होगा, 1 1 होगा, मैनी 1 होगा, ऑन 2 होगा, इन 2 होगा। तो काफ़ी आसान है भाई, मल्टीप्लाइड कर दिया मान लीजिए हमने इसको, तो x का हाईएस्ट पावर 2 × 2 आएगा 4। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ इवन ऑर्डर हो गया। और अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था, पॉलिनोमियल ऑफ इवन ऑर्डर का रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होता है, सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, और ये रियल नंबर दिया है, तो इसका मतलब ये × तो पक्का हो गया। फिर अपन ने यहाँ पे f∞ की वैल्यू निकाली, तो सबसे बड़ा वाला इन्फिनिटी यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा, क्यों, तो पॉजिटिव होगा, तो f∞ आएगा। f -∞ निकाली, तो सबसे बड़ा वाला इन्फिनिटी -∞ का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, -∞ का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, ये भी प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो देखो सीधी सी बात है, इन्फिनिटी पे भी ऊपर जा रहा है, -∞ पे भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब बीच में कहीं भी जो होगा, मतलब लौट के तो वापस आ ही रहा है ना, तभी तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है दोनों तरफ, और लौट के वापस आना है मतलब सेम वैल्यू जा रहा है, मतलब लौट के वापस आ रहा है, मतलब ये फंक्शन 1 1 हो ही सकता है, तो मैनी 1 होगा। तो ये फंक्शन अपने पास मैनी 1 भी हो गया। तो ये फंक्शन अपने पास मैनी 1 ऑन 2 हो गया, मतलब नाइदर इंजेक्टो नॉर सब्जेक्टो। नोट कर लो। फोर्थ का सी अपना हो गया। अपन फोर्थ का डी करते हैं। फोर्थ का डी अगर हम देखें तो फोर्थ के डी में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ। ये गिवन है ऑल रियल नंबर 2, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर 1 -1 से +1। मतलब ये सीधा सा जो है वो -1 से +1 गिवन है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। और एफ एक्स की जो वैल्यू है ये अपने पास है x/1 + mod x। बोला गया है चेक करो ये फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है कि इन 2 है। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, तो पहले अपन इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। अगर अपन रीडिफाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x/1 - x।
ये कब होगी, जब x नेगेटिव होगा, और ये हो जाएगी x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये कब होगी, जब x पॉजिटिव होगा। इक्वालिटी हमने मान लीजिए कहीं भी एक जगह लगाते हैं, यहाँ लगा ली। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो x अपॉन 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर ये y है तो y डैश हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा नीचे वाला मतलब 1 माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब 1, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब x डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब -1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं एफ डैश एक्स के बारे में लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कब है, जब x है नेगेटिव। अब हम इतना नोट कर लो भाई, पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब अपन जब एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो अगर मैं x अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ, y की वैल्यू हमारे पास जो है वो x अपॉन 1 प्लस एक्स है। डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, नीचे वाला मतलब 1 प्लस एक्स डिफरेंशिएशन ऊपर वाला मतलब क्या हो जाएगा 1, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब x डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गया, नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है एफ डैश एक्स का साइन आ गया भैया। देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है x नेगेटिव में ये है, x पॉजिटिव में ये है, तो क्लियर है। देखो ये चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो जब x नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और जब x पॉजिटिव है तो भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है अपने एंटायर डोमेन में। एफ डैश एक्स अपने एंटायर डोमेन में हमेशा पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब हमारे पास एफ एक्स एक 1 फंक्शन है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये हमारे पास एक इंजेक्टिव मैपिंग होगी, 1 फंक्शन होगा। अब रेंज के बारे में बात करें तो भाई ये भी हमारे पास ये भी हमारे पास इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो, एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे निकालना है ना। एफ ऑफ 0 क्या जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से भी एफ ऑफ 0 निकालोगे तो 1। तो लेस देन 0 में अपन माइनस इन्फिनिटी निकालेंगे, माइनस इन्फिनिटी में एक्स एक्स कॉमन लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा -1, और प्लस इन्फिनिटी अगर अपन निकालेंगे, सही है, तो माइनस इन्फिनिटी में हमारे एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन 0 आएगी। एफ ऑफ 0 इज़ 0, 0 अपॉन 1 माइनस 0 0, 0 अपॉन 1 प्लस 0 0। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी निकालेंगे तो एक्स अपन यहाँ आएगा, एक्स नेगेटिव पे, माइनस एक्स एक्स कॉमन लेंगे तो आंसर -1 आएगा। फिर जब एक्स इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ से एक्स एक्स कॉमन लेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इस वाले इंटरवल में जब एक्स नेगेटिव है तो हमारे पास रेंज जो आ रही है, इस वाले इंटरवल में जो हमारे पास रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, -1 से लेके 0। और इस वाले इंटरवल में जब रेंज आ रही है तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 0 से लेके 1। तो ओवरऑल 0 भी आ रहा है, 0 पे इक्वालिटी होगी क्योंकि 0 पे x इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है। तो इन दोनों का यूनियन अपने पास -1 से प्लस बोथ ओपन हो जाएगा। तो ये इसकी रेंज आ गई। तो रेंज भी यही दी है अपने लिए, देखो भाई। तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव भी हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन 2 हो गया फंक्शन। नोट कर लो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th का ई बोला गया है एफ एक फंक्शन है जो -1 से 3 2 -37 से +27 में डिफाइन है, और एफ एक्स की वैल्यू है 2x³ माइनस ऑफ 6x² माइनस ऑफ 18x प्लस 17। अगर ये हमारे पास गिवन है तो बोला गया है कि बताओ ये 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है कि इन 2 है। तो देखो अगर ऑल रियल नंबर होता तो कहानी खत्म होती इसका डोमेन, लेकिन ऑल रियल नंबर नहीं है, -1 से 3 है, तो अपन को सोचना पड़ेगा। एफ डैश एक्स निकाला अपन ने, तो ये हमारे पास हो गया 6x² माइनस ऑफ 12x माइनस ऑफ 18। मतलब अगर 6 कॉमन आएगा तो अंदर हो जाएगा x² माइनस ऑफ 2x माइनस 3। तो ये अपने पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, तो हम देख सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू -1 पे 0 होगी और 3 पे वैल्यू 0 होगी। इस तरफ वैल्यू पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव होगी। ठीक है, किसकी साइन देख रहे हैं ये अपन, एफ डैश एक्स की। हमें किस में दिख रहा है, -1 से 3 में। तो -1 से 3 में ये ऑलवेज नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा इसका मतलब ये है मोनोटोनिक होगा -1 से 3 में, तो ये फंक्शन 1 1 होगा मतलब इंजेक्टिव होगा। दूसरी चीज़ ये डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू -1 पे होगी, मिनिमम वैल्यू 3 पे होगी। तो हम एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकाल दें और एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाल दें। अगर हम एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी भैया, ठीक है। तो अगर हम एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकाल दें और एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाल दें, देखें क्या आता है।
तो एफ ऑफ -1 की जो वैल्यू आएगी ये क्या जाएगी हमारे पास -2, ये जाएगी हमारे पास -6, ये जाएगी हमारे पास +18 और +17, तो ये हमारे पास 27 आएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो 27 आएगा 27 ही आ रहा है। फिर मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 3 आएगा, 3 निकालें तो 3 का क्यूब 27 × 2 हो गया +54, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 × 6 हमारे पास हो गया +54, और ये हमारे पास हो गया -54 और +17, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 54 - 17, ये हमारे -54 + 17 है -37 आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू भी यही आ रही है, तो ये सर्जेक्टिव भी होगा। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। तो फोर्थ के ई का आंसर क्या जाएगा हमारे पास 11/2। नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, तो अपन पढ़ रहे थे फंक्शन की अपन शीट का डिस्कशन कर रहे थे। दिस इज़ द शीट ऑफ फंक्शन, इसका अपन डिस्कशन कर रहे थे। इसमें अपन ने एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन अपना हो चुका है। एक्सरसाइज 2 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं, 6 कर लिए। सेकंड का 4 पार्ट हैं, थर्ड के 4th पार्ट हैं, और 4th के 5th पार्ट हैं। तो ये पूरे अपन ने कर लिए। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे के डिस्कशन के लिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।